अभी पिछले 2-3 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के अपॉइंटमेंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस तरह की वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसे भी कर लें। तो पहले अपॉइंटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं जिसकी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। अभी ये न्यूज आई है कि UIDAI के CEO बने हैं भुवनेश कुमार। इनको अपॉइंट किया गया है UIDAI के CEO के तौर पे। UIDAI के को आप हो सकता है ना जानते हो, वैसे पढ़ने लिखने वाले जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं। आम लोगों के लिए हो सकता है नाम नया सा लगता है, लेकिन यही वो संस्था है जिसके द्वारा जो आधार कार्ड है बनाए जाते हैं उनको मैनेज किया जाता है। तो इसके नए CEO भुवनेश कुमार बने हैं। अमित अग्रवाल को इन्होंने रिप्लेस किया है और ये एक IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। और इस CEO पद के साथ साथ ये एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ये इंचार्ज हैं साइबर लॉज एंड मैटर्स रिलेटेड टू UIDAI। तो ये दोनों पद इनके पास ही अभी रहने वाले हैं। अगर हम UIDAI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। फुल फॉर्म इसकी द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता होगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनको बनाया गया है CEO। तो ये जो बॉडी है UIDAI, इसका काम ही है जो आधार नंबर्स हैं उनको इशू करना, आधार कार्ड्स को जनरेट करना और सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी जिसको शॉर्ट में CIDR कहते हैं उसको मैनेज करना और प्रोटेक्ट करना, दोनों चीज़ें इसका काम है। इसीलिए कई बार ऐसे क्लेम भी होते हैं कि आधार नंबर अगर आप दिखाएं तो हैक भी हो सकता है क्या, तो उसी को लेकर के सारे काम होते हैं कि कैसे ये जो डेटा रिपोजिटरी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। तो ये जो रिपोजिटरी होती है इसमें आखिर होता क्या है, तो इसमें जो डेमोग्राफिक से रिलेटेड जो डेटा है, आपका नाम, एड्रेस, वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ आपकी जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, मतलब आपकी जो आँख की इन्फॉर्मेशन आइज़ के लिए जाती है, आपके अंगूठे का या उंगलियों का निशान जो होता है, वो सारी चीज़ें ये इस रिपोजिटरी में स्टोर होती है। तो ये सब इसको मैनेज करने का काम और इसे प्रोटेक्ट करने का काम, सिक्योर करने का काम, सब कुछ UIDAI के अंतर्गत ही आता है। तो इसके नए CEO भुवनेश कुमार बने हैं। ओके, ये था पहला अपॉइंटमेंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मर SC के जस्टिस हैं, जस्टिस V रामसुब्रमण्यम। इनको बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, शॉर्ट में जिसको NHRC कहते हैं, उसका चेयरपर्सन। और ये NHRC के 9वें चेयरपर्सन बने हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज थे जो कि अब NHRC के चेयरमैन बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अरुण मिश्रा को, जो कि इससे पहले इस पद पे थे, रिटायर हो गए। और ये अरुण मिश्रा भी SC के ही जज थे। लेकिन इनके साथ एक बात आपको याद रखनी है कि अरुण मिश्रा जो NHRC के अभी तक चेयरमैन थे, वो ऐसे पहले चेयरमैन थे जो कि नॉन CJI थे। मतलब ये है, इसमें मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको ये बात पता भी रहे, क्योंकि ये न्यूज आई है तो इससे रिलेटेड बात आपको पता होनी चाहिए कि 2019 से पहले NHRC का चेयरमैन केवल वही व्यक्ति बन सकता था जो सुप्रीम कोर्ट का CJI रहा हो। तो इससे पहले जितने भी लोग बनते थे वो CJI ही होते थे। लेकिन 2019 में इसको अमेंड किया गया, 1993 का जो एक्ट है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी फॉर्मर जज हैं उन सबको शामिल कर लिया गया। मतलब CJI नहीं भी होंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज होंगे तो भी ये NHRC के चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अभी भी इसमें जो लिमिट है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक या हाई कोर्ट तक, ये लिमिट नहीं है। तो इसलिए ये बनते हैं सेकंड ऐसे नॉन CJI हैं जो कि NHRC के चेयरमैन बने हैं। हिंदी में मानवाधिकार आयोग कहते हैं। तो ये जो कमीशन है इसका काम होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया में जहाँ जहाँ भी हो रहा है ऐसे मामलों को इन्वेस्टिगेट करना, उस पर नोटिसेस वगैरह जारी करना कहीं भी अगर उनके संज्ञान में आता है। तो ये जो इनके पास पावर है, ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ही। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति इनके पास जा करके बताए तभी ये उस मामले पे दखल दे सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये अगर इनको पता चलता है कोई शिकायत नहीं भी कर रहा है तो इंडिपेंडेंटली भी जा सकते हैं। उसके अलावा
ये अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई विक्टिम है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है ऐसा, तो उसकी पिटीशन पे या फिर इसके बिहाफ पे कोई अगर डाल रहा है पिटीशन, तो उस पर भी ये पूरा इनके पास पावर होती है कि ये उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये NHRC है और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये दो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है CRPF, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है। 3 लाख से अधिक इसमें सैनिक हैं। तो भारत की सबसे लार्जेस्ट जो कह सकते हैं एक नॉन मिलिट्री फोर्स भारत के पास है, पुलिस फोर्स कहेंगे। तो ये इसके जो नए DG बने हैं वो बने हैं IPS ऑफिसर हैं वितुल कुमार। तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी जो इनके जो CRPF के DG थे वो उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो उसके बाद फिर इनको नया DG बनाया गया है IPS वितुल कुमार को। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। छोटी मोटी कोई अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है करंट अफेयर की, आपने अगर नहीं देखी है तो उनको देखेंगे तो आपको सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।